तो जल रहा फ्रांस। फ्रांस में 17 साल की युवक की मौत के बाद यूरोप के सबसे उदार देश में भीषण दंगे भड़क उठे और ऐसा लग रहा है कि फ्रांस में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। दरअसल इस दंगे की शुरुआत उस समय हुई जब ट्रैफिक पुलिस ने पेरिस के पश्चिमी बाहरी इलाके में 17 वर्षीय लड़के नाहेल एम की गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी हत्या का आरोप लगा फ्रांस की ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। घटना के बाद फ्रांस में हिंसा की आग भड़क उठी, जिसकी जद में पेरिस, लिली और मार्सिले हैं। वहां दुकानों में तोड़फोड़ की गई है और सैकड़ों कारों और इमारतों में आग लगा दी गई है। दंगाइयों के हाथों में हाईटेक हथियार हैं, जिससे वो खुलेआम ऐसी गोलियां बरसा रहे हैं जैसे आपने अफगानिस्तान में आतंकियों को अब तक बरसाते हुए देखा होगा। उपद्रवियों के ऊपर काबू पाने के लिए मैक्रो सरकार ने 50,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की है, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं करीब 50,000 पुलिस के जवानों की तैनाती देश में फैली हिंसा पर काबू पाने के लिए की गई है। तो फ्रांस की इस आग को और भड़काया वहां के वामपंथियों ने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमूमन शांत रहने वाले इस विकसित देश की यह हालत आखिर क्यों हो गई। तो इसका असल कारण जानने के लिए आपको थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। फ्रांस में मुस्लिमों की बड़ी आबादी शरणार्थियों की है और अगर आज की बात करें तो फ्रांस में करीब 10% मुस्लिम आबादी है, जिसमें ज्यादातर लोग अलग अलग देशों से शरणार्थी बनकर आए हैं। और जिस नाहेल एम की मौत पुलिस की गोली से हुई, उसकी मां अल्जीरिया की है और पिता मोरक्को के हैं और ये दोनों फ्रांस में शरणार्थी बनकर आए थे। लिहाजा अब फ्रांस के लोगों में शरणार्थियों को लेकर गुस्सा फूट रहा है और लोग देश की सरकार को कोस रहे हैं कि उन्होंने फ्रांस जैसे शांत देश में शरणार्थियों को क्यों आने दिया। सीरिया, लीबिया से आने वाले जिन शरणार्थियों को यूरोप के देशों ने अपने यहाँ शरण दी थी, आज वो ही पूरे यूरोप की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं, जिससे निपटना आसान नहीं है। तो आज की हमारी बहस इसी मुद्दे पर होगी कि फ्रांस में लगी आग कब बुझेगी और अगर कहीं ये बढ़ते बढ़ते पूरे यूरोप में फैल गई तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि नाहेल कौन था। 17 साल का लड़का नाहेल अपनी मां का इकलौता बच्चा था। तो अपने स्कूल में रग्बी का खिलाड़ी था नाहेल। इसके अलावा वो डिलीवरी का भी काम किया करता था। तो इलेक्ट्रीशियन के रूप में करियर बनाने के लिए उसने सुरेशनेस से कोर्स किया था। वो मेंटेरे शहर में अपनी मां मोनिया के साथ रहता था। अल्जीरियाई मूल के लड़के नाहेल के पिता मोरक्को मूल के थे। तो फ्रांस में बवाल मचा हुआ है। फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। हिंसा अभी भी जारी है। तो अब तक देश भर में 1,311 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को फ्रांस की यात्रा करने के लिए मना किया है। देश में चौथी रात हिंसा की में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई। शहर में गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। नाहेल की मां के आह्वान पर 6,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। तो नानतेरे में युवक को ट्रैफिक चेकिंग के लिए न रुकने पर गोली मार दी गई थी। पिछली 4 रातों में फ्रांस के अलग अलग शहरों में जमकर हिंसा हुई। कई कारों, दुकानों और इमारतों को आग लगा दी गई। तो हालातों पर काबू करने के लिए फ्रांस के पुलिसकर्मियों को उतारा गया है। तो फ्रांस की सड़कों पर 45,000 पुलिसकर्मियों को उतारा गया है। तो फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। हिंसा अब भी बदस्तूर जारी है। तो अब तक देश भर में 1,311 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आपको बता दें कि ब्रिटेन में अपने नागरिकों को फ्रांस की यात्रा करने के लिए भी मना कर दिया है। तो स्थिति जो है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि चौथे दिन की रात की बात करें तो जो हिंसा है उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो गरमाया हुआ है और लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। कुछ खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जाटव हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और JS सोडी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अमीन आपके साथ।
जिस तरीके की स्थिति इस वक्त फ्रांस में बनी हुई है, सभी की चिंताएं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और खासकर अगर बात करें तो वहां की जो सरकार है वो किसी भी तरह से इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में असमर्थ नजर आ रही है, यानी पूरी तरह से सरकार का फेलियर इसे कहा जा सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमेशा है कि हमेशा डिप्लोमेटिक स्तर पे बात हुई है और ये देखा जाता है कि शरणार्थियों को लिया जाए या ना लिया जाए, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है और ये हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ की लिबरल सरकार है जिसने कि हमेशा ही उन लोगों को आने दिया उसमें, और आज ये स्थिति पहुँच चुकी है कि वहाँ पर जो 60% उनकी खुद की आबादी है, 6 करोड़ 80 लाख, उसके अंदर उनके अंदर 28 करोड़ जो मिल रहे हैं वो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस भी और लोग हैं, इनमें मुस्लिम्स भी हैं। और ये मुस्लिम जो है पड़ोसी देशों से, आसपास से आए हुए हैं, जिनको शरणार्थी के रूप में बसाया गया और आज वो उस देश का सरदर्द बन गए हैं। रीज़न कुछ नहीं था, एक छोटा सा लड़का जो 17 साल का था, नाहेल, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, वो वेस्ट साइड से फ्रांस के अंदर घुसा, जिसका पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की और वो 3 लोग थे, एक कार के अंदर 3 लोग थे, नायक चला रहा था। वो 17 साल का बच्चा जब चला रहा था तो उससे डर गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता है कि पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 ट्रैफिक उसने पार किए। जब पार किए तो आगे से पुलिस ने उसको कंट्रोल रूम की तरफ से मैसेज के कारण उसको घेर लिया। घेरने के बाद क्या हुआ कि उसके कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के उसको सीने पर रख के मार दिया गया। और ये एक बहुत हमारे देश के तरह नहीं है कि हमारे भारत देश में देखिए कि ट्रैफिक पुलिस वालों के हथियार नहीं होते हैं। हमारे देश में कभी भी आप नहीं पाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस के पास कोई भी हथियार होता है, ना वो कार आर्म कैरी कर सकते हैं। फिर वो चालान बुक को रखते हैं और चालान करते हैं और उसका जुर्माना करके वो पैसे वसूलते हैं, वो सरकार में डिपॉजिट करते हैं या चालान कोर्ट में चला जाता है। आप देखेंगे कि हमारे देश की जनता जो है 1 करोड़ 38 लाख है और हमारे यहाँ जो चालान हुए हैं इस समय पे 1 करोड़ 35 लाख तो चालान ही चालान कर दिए गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ चालान किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब देखेंगे इस बात को कि ये डिप्लोमेसी सेक्शन उन्होंने बात नहीं मानी और ना ही अपने नियम कायदे कानून को बनाया, उसमें लिबरल रहे, जिसके कारण वहाँ शरणार्थी ज्यादा हो चुके हैं। आप देखिए कि इस वक्त फ्रांस को 45,000 पुलिस वालों को वहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी वेस्ट पुलिस ने ऐसा किया। और जबकि ऐसा रूल नहीं है कि मार देना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ का आंकड़ा बताता है फ्रांस का कि इस साल की 3री दुर्घटना है और इस साल से पहले उन्होंने 13 लोगों को मारा ट्रैफिक वालों ने। ये एक बहुत बड़ी शरणार्थियों की समस्या भी है और उसके साथ में शासन का भी सवाल है। अब ये देखना होगा कि वो किस तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि अब स्थिति गंभीर हो चुकी है। बड़ा पड़ोसी देश हमारा यूके है, उनके बराबर में यूरोप से लगा हुआ, तो यूके से फ्रांस ज्यादा लोग आते जाते हैं। उसमें भी उन्होंने अपनी कंट्री में एडवाइजरी जारी कर दी है कि वहाँ कोई नॉट टू ट्रेवल इन दैट एरिया इन फ्रांस। और आज की डेट तक 2000 के आसपास लोग वहाँ से अरेस्ट भी किए गए हैं जो इस पे कोई आगजनी कर रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है। और आप देखिए ये एरिया जो है नॉन टेरर एरिया है और पेरिस है, लिली है, इन एरियाज में कुछ ज्यादा ही घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो चुकी है। जिसका कारण है कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने 45,000 फोर्स सड़क पे उतार दी है। और ये तो अब सोचने वाला है कि ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उनकी या तो इंटेलिजेंस बेकार है, उनकी इंटेलिजेंस सोच बेकार है। देखिए हमारे देश को तो कहते हैं जरा सी बात से सभी लोग कि हमें जो हमारे देश को जो है बदनाम किया जाता है। आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज हमारे देश को बदनाम करते हैं कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है। लेकिन अब आप देखिए फ्रांस में किस तरह अत्याचार हो गया है और इस अत्याचार को दुनिया देख रही है और खुलेआम अत्याचार हो रहा है। हमारे देश में इस तरह कोई अत्याचार नहीं होता, किसी अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होता है। ये कायदे कानून है, लेकिन किसी को एकदम गोली नहीं मारी जाती, उनके मुकदमे चलाए जाते हैं, उनसे पूरी कार्रवाई होती है। लेकिन आप देखिए खुलेआम वहाँ पर सीधे सीधे अल्पसंख्यकों पर गोली चलाई जा रही है। इसका नतीजा है कि आज उनकी पोजीशन बड़ी खराब हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमीन जी वहीं अगर बात करें, जिस बात का आपने जिक्र किया कि खुलेआम इस तरीके से गोली चला दी गई एक 17 साल के युवक पर, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जो पुलिस का बर्ताव है बाहरी नागरिकों के लिए, उसको लेकर भी कई बार समय समय पर जो सवालिया निशान है वो खड़े होते रहे हैं। और उनकी एक जो पुलिस की छवि है वो कहीं ना कहीं इन शरणार्थियों में एक बहुत ही अलग तरीके की छवि बनती जा रही है, जिसका खामियाजा है कि अब इस तरीके की हिंसा यहाँ पर देखने को मिल रही है।
साहिल साहब, बात वहां पे कि वहां के लोगों में इसका जन आक्रोश है। अंदर से जो वहां के लोग रहने वाले हैं, उनके अंदर इस बात का गुस्सा है कि शरणार्थियों को क्यों यहाँ शरण दी जाती है, और यही रिफ्लेक्शन वहां के देखने को मिलता है। ये इस साल की हो चुकी है, इनको मारा गया लोगों को और खुलेआम वो शूट कर देते हैं। तो ये एक कायदा कानून नहीं है कि ट्रैफिक, और सिर्फ ट्रैफिक रूल की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि हिंदुस्तान में ट्रैफिक रूल पे न तो गोली चलती है, न इस तरह के अत्याचार किए जाते हैं। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ चालान होते हैं, फाइनेंशियल चालान होते हैं जो कोर्ट में दे दे या वहां दे दे पुलिस वालों को, और वो ट्रैफिक का ओबे नहीं करते तो उसका चालान होगा कितना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि वहां पर कितना अंदर से आक्रोश है इस बात का कि शरणार्थियों को वहां दिए जा रहे जगह, और इससे उनका हिस्से का बंटवारा हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे। और उसके अंदर की आग है, जो आग फोर्स के अंदर भी दिखने लगी है, और उसका नतीजा है कि आज उनके लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन्हें आर्मी भी बुलानी पड़ेगी, तो इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। जी ठीक, सोडी साहब भी हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकार हैं। सोडी जी, अभी आपने अमीन साहब को सुना, और लगातार जिस तरीके की स्थितियां फ्रांस में बनती हुई नजर आ रही हैं, बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस का जो बर्ताव है वहां पर वो ठीक नहीं है, उसको लेकर भी समय समय पर सवालिया निशान लगते रहे। जिस तरीके की ये घटना हुई है, एक 17 साल के युवक को गोली मार दी जाती है बीच सड़क पर। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से तमाम तथ्य पेश करती हुई नजर आई, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जिस तरीके के साक्ष्य निकलकर सामने आया, उसने पुलिस की पूरी पोल पट्टी को खोलकर रख दिया है। ऐसे में जो स्थितियां हैं वो लगातार गंभीर होती जा रही हैं, और जो वहां की सरकार है उसका पूरी तरह से फेलियर कहा जा सकता है कि स्थितियों को संभालने में नाकाम और नाकाफी जो सरकार की कोशिशें हैं वो दिखाई दे रही हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप इस पूरी सिचुएशन को? जय हिंद साहिल जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। जिस तरह जब हम खाना बनाते हैं और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, तब उस प्रेशर कुकर की सीटी बजती है। यही हाल आज फ्रांस के नागरिकों का है, क्योंकि उनके अंदर इतना आक्रोश और गुस्सा भर चुका है कि उन्हें यह आक्रोश और गुस्सा निकालने का मौका मिला जब 17 साल के नाइल की एक पुलिस अफसर ने हत्या कर दी। जो 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आज फ्रांस के नागरिक आक्रोशित और गुस्सा हैं। सबसे पहला ये जो लंबा रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से फ्रांस में और पूरी दुनिया में जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि फ्रांस जैसे विकसित देश में भी उसके नागरिकों को उसकी जो मार है उसको सहनी पड़ रही है। दूसरा है कि कुछ समय पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेंशन सुधार किए, जो कि आज तक अधिकतर फ्रेंच नागरिक उस सुधार के साथ खुश नहीं है, और हमने देखा कि 100 दिन से ज्यादा पेंशन सुधार पे वहां पे वायलेंस हुआ। तीसरी चीज है वहां पे जातिवाद या रेसिज्म। कई दशकों से फ्रांस के जो सफेद स्किन वाले लोग हैं वो अफ्रीकन या एशियंस के साथ जातिवाद करते आए हैं, उनके साथ एक दोगला व्यवहार करते आए हैं। जब ये 28 जून को नाइल की मृत्यु हुई तो इन 3 कारणों ने फ्रांस के नागरिकों में जो गुस्सा अंदर पनप रहा था वो बाहर आ गया, और हमने देखा 5 दिन से वहां पे लगातार जो वहां पे हिंसा और वायलेंस हो रही है। और इसके अगर कोई जिम्मेवार है तो फ्रांस की सरकार है, उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, क्योंकि उनका जनता के साथ जो कनेक्ट था वो खत्म हो चुका है। जैसी वो दूसरी बार वहां के राष्ट्रपति बने, उनमें एक अहम अहंकार आ गया, उन्होंने जनता से बातचीत करनी बंद कर दी। जब पूरा फ्रांस कह रहा था कि हमें पेंशन सुधारनी चाहिए, तभी वो पेंशन सुधार के साथ अटके रहे। पेंशन सुधार को नॉर्मल लॉज को बाईपास करके, इमरजेंसी पावर यूज करके, खुद साइन करके उसको लागू कर दिया, और अब ये जो नाइल की मृत्यु हुई है, मेरी राय में ये आखिरी वारदात नहीं है फ्रांस में। फ्रांस में और ऐसी वारदातें होती रहेंगी, क्योंकि वहां की जनता राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बिल्कुल नाखुश है। अच्छा सोडी साहब, आपने कहा कि जो राष्ट्रपति है उनसे नाखुश है जनता, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम प्रशासन की कार्यप्रणाली की बात करें या पुलिस की कार्यप्रणाली की बात करें, जिस तरीके की स्थितियां हमने देखी हैं, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिससे कि पुलिस का एक अलग ही जो रवैया है वो वहां पर देखने को मिला है, और साथ ही साथ पुलिस जिस तरीके की वहां पर एक्शन लेती है, उन एक्शंस को लेकर भी कई बार सवालिया निशान लगे हैं। तो इन एक्शंस को क्यों नहीं तब्दील करती है सरकार, अगर स्थितियां बेहतर करनी है तो? साहिल जी, आपका प्रश्न बहुत सही है।
फ्रांस का जो संविधान है वो वहां के पुलिस के ऑफिसर्स को और जवानों को काफी इम्यूनिटी देता है कोई भी लीगल एक्शन से। और यही कारण है कि फ्रांस में जो पुलिस है वो कुछ भी मनमानी कर सकती है और वो करती भी आई है। कुछ साल पहले 2005 में ऐसे ही दो युवक थे जिनका नाम था मैं नाम भूल रहा हूं, वो जो युवक थे वो पुलिस से भाग रहे थे और एक बिजली के खंभे में जाके वो टकराए और जल के वो मर गए। और उसके बाद 3 हफ्ते तक फ्रांस में वहां पे ऐसी ही हिंसा भड़की रही और फाइनली तब के राष्ट्रपति को वहां पे इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये पहली बार और आखिरी बार नहीं है फ्रांस में। फ्रांस जब तक अपने संविधान में संशोधन नहीं करेगा, पुलिस के कर्मचारियों को अकाउंटेबल नहीं करेगा और जो वहां के नागरिक हैं, जो नागरिकों की बात को नहीं समझेगा, उनसे बातचीत नहीं करेगा, ये जो चीज होती रहेगी। हमें याद होगा कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो कुछ ऐसा ही था कि वहां की जो मिडिल क्लास पे वहां की महारानी ने अत्याचार किया और एक डायलॉग दिया कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आप ब्रेड खाइए। और 10 साल वो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला और उसने पूरी फ्रांस की काया पलट दी। फ्रांस में जो मिडिल क्लास है वो बहुत ही पावरफुल है और शायद यही गलती राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हो रही है कि वो जो कनेक्ट था, जो उनका एक जो कनेक्ट होना चाहिए था वहां की जनता के साथ, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खास करके जब वो दूसरी बार सत्ता में आए हैं उन्हें, और इमैनुअल मैक्रोन को पता है कि तीसरी बार वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते क्योंकि फ्रांस का संविधान अलाउ नहीं करता है। 2027 में अगले चुनाव है, कोई और राष्ट्रपति आएगा, बेशक उन्हीं की पार्टी का आएगा। तो ये सारे कारण ने राष्ट्रपति मैक्रोन में एक अहंकार डाल दिया है और तभी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में फ्रांस में बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं बढ़ चुकी हैं। जी, शांत प्रकाश जाटव हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनके भी विचार हम जान लेते हैं। जाटव साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि भारत की अगर हम बात करें तो एक बड़ी संख्या चकमा शरणार्थियों की है और जो बांग्लादेश से आए और वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका वोटर आईडी कार्ड समेत तमाम कागजात यहाँ पर बनवा दिए गए। उसके बाद अगर हम बात करें रोहिंग्या मुसलमानों की या रोहिंग्या शरणार्थियों की, तो उन्हें भी अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में बसाया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश से बाहर करने की बात करती है इन्हें, और चुनावी मुद्दा भी रहा है ये। अब जिस तरीके की स्थिति है, कई जगहों पर हिंसात्मक घटनाएं हुई भारत के अंदर और उनमें इन शरणार्थियों का एक बड़ा रोल यहां पर निकलकर सामने आया। ऐसे में अगर भारत में कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसी कि अभी फ्रांस में देखने को मिल रही है, तो उससे निपटने के लिए क्या प्लान होगा भारतीय जनता पार्टी का? और अगर बात की जाए तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेकर भी क्या किसी तरह की कोई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? देखिए, ये किसी भी मुल्क में पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी राष्ट्र से कुछ शरणार्थी आते हैं, ये परिस्थितियां जो है किसी के हाथ में नहीं होती और जो लोग दूसरे देशों से पलायन करके पहुंचते उनके भी हाथ में ये परिस्थितियां नहीं होती। ये दुर्भाग्य होता है भाग्य का, और वहाँ के जो भी हालात होते हैं, और उसी कारण से ये जो एक कानून बनाया शरणार्थी, जिसमें कि हम अपने पड़ोसी मुल्क में शरण लेंगे, शरणार्थियों को शरण देने की व्यवस्था जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ये तय है। मगर यहाँ होता क्या है कि जो भारत में शरणार्थी आ रहे हैं या फ्रांस में ही जो शरणार्थी गए, तो वहाँ के जो वामपंथी या अपोजिशन के जो सरकार से अलग जो लोग हैं, वो उन शरणार्थियों के बीच में एक ऐसा भाव भर के रखते हैं कि सरकार तुम्हारे खिलाफ है, तुम हमारे साथ रहो। उत्तर भारत में भी हमने ये देखा कि तमाम वो जो रोहिंग्याज आए, बांग्लादेश से जो शरणार्थी भारत में आए, उनको शरणार्थी शिविरों से वो लाकर के दूसरे राज्यों में बसाकर और इतने बड़े बड़े जो है ना क्लस्टर्स बना दिए कि आज उनको मालूम है कि हमें सरकार, अगर कोई भी घटना होती है तो हम इसको आड़े हाथ ले लेंगे, और जो विपक्षी जो दल हैं वो उनको पुष्ट करते रहते। इनफैक्ट क्या है कि ये जो समस्या है, इसको निपटाने के लिए या इस पर अंकुश लगाने के लिए वो लोग जो हमारे बीच में आकर के रहना चालू कर देते हैं, उस पर हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शरणार्थियों के लिए शरणार्थी शिविर हैं
वहां पर सरकार जो है वो सारी सुविधाएं उनको देती है ताकि वो स्थिति सामान्य होने तक वहां पर रह सके। मगर हम गलत तरीके से उनके कार्ड बनवा करके, आधार कार्ड बनाकर, राशन कार्ड बना करके, और उसको बीच में अपने पब्लिक जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके बीच में ला करके जो काम करते हैं, वहां ये समस्याएं पैदा होती हैं और फिर इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि हमने जो अभी पीछे जो कानून बनाए कि जो एनआरसी जो है, जो लोग भारत में आए हैं उनको नेशनल रजिस्टर में जो रजिस्टर्ड किया जाए, और जो लोग भारत में गलत तरीके से अवैध रूप से जो है अपने आधार कार्ड वगैरह बना करके रह रहे हैं वो अपने शेल्टर्स में जाएं। यहाँ तो सख्त होना पड़ेगा सरकार को, और सरकार सख्त होती है तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जगहों पर भारत में उन्हीं अपोजिशन ने जो उनको पुष्ट कर रहे हैं उन्होंने तमाम तरीके के बंद खड़े कर दिए, धरना प्रदर्शन करके जो है हालात जो है सब आवाम को परेशान किया। इसमें देखो राजनीति से बचते हुए मैं समझता हूँ कि ये समस्या, ये जो उनकी जरूरत है वो जरूरत पूरी हो, वो समस्या के रूप में हमारे बीच में ना आए। छोटे वोट बैंक के लालच में जिस तरीके से ये जो छोटे दल हैं उनको पुष्ट करते हैं वो ठीक नहीं है। उस पर अंकुश लगाना, और वो जो सरकार लगा रही है, हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी योजनाएं वो चल रही हैं, वो जरूर हर सूरत में जो है उनको कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल जाटव साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है ताकि फ्रांस जैसे हालात भारत में ना बने। और सवाल भी मेरा इसीलिए था क्योंकि हम इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी देख चुके हैं जिनमें शरणार्थियों का पूरा रोल यहाँ पर निकलकर सामने आया है। भारत में भी कई जगहों पर हिंसा हुई जिसमें रोहिंग्या हो उनकी तरफ से हिंसात्मक घटनाएं सामने आई, या फिर अगर हम बात करें जिस तरीके से चकमा शरणार्थी जो हैं उनकी तरफ से भी कई हिंसात्मक घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया गया। ऐसे में सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन क्या वो कदम व्यापक हैं, क्या वो कदम पर्याप्त हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि जैसी स्थिति फ्रांस की थी, फ्रांस प्यार का शहर कहा जाता है, फ्रांस को प्यार का देश कहा जाता है, और ऐसे में वहाँ पर जब इस तरीके की स्थितियाँ हो सकती हैं जो कि विकसित देशों में से है, और वहाँ पर इस तरीके की आगजनी, इस तरीके की घटनाएं, और ऐसी स्थिति की सरकार भी नाकाम यहाँ पर नजर आ रही है, नाकाफी प्रयत्न सरकार के नजर आ रहे हैं जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर बन गई है। तो भारत में अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो ये सभी के लिए एक चिंता की बात होगी। जाटव साहब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हमें इस चीज पर केवल सरकार नहीं बल्कि हम लोगों को स्वयं भी जो है इस पर निगरानी रखनी होगी, क्योंकि हमारे आसपास के परिवेश में कौन लोग मूल रूप से यहाँ के बाशिंदे हैं, वो रहने आ रहे हैं, या यहाँ पर जो शरणार्थी हैं वो गलत तरीके से, दूसरे तरीके से हमारे बीच में रहने आ रहे हैं। इस चीज की हमें प्रशासन को जानकारी भी देनी होगी, और समय रहते एक हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रकार का जो भी इशू जो तैयार हो रहे हैं हमारे आसपास, उस पर सरकार जो है वो कंट्रोल करे, और कहीं कोई पोस्ट कर रहा है उसके लिए भी हमें जो है ना सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर वो लोग हमारे बीच में अवैध रूप से रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी चीजों पर भी वो अवैध रूप से काबिज होने का प्रयास करेंगे, हमारे जो अधिकार हैं उन पर भी वो अवैध रूप से काबिज होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका मोह भारत से तो है नहीं। यहाँ के मूल निवासी चूंकि वो है नहीं, उनको मालूम है कि अगर हम यहाँ से छूट करके भाग भी जाएंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। और जो लोग कहीं ना कहीं जिनकी जड़ें जो है अपने परिवार और अपने गाँव देहातों से जुड़ी हुई होती हैं, उनको ये मालूम रहता है कि हाँ भाई अगर हम यहाँ पे कुछ हरकत करेंगे तो हमारा परिवार और हमारे जो लोग हैं वो जो जहाँ पर मूल रूप से जहाँ पे के हम बाशिंदे हैं वहां पर जाकर के पुलिस प्रशासन जो है वो हम लोगों को कंट्रोल करेगा। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो जाहिर सी बात है उनकी इस देश के प्रति, जिस देश में भी वो जाते हैं उसके प्रति वो भावना नहीं होती है जो मूल रूप से वहाँ के लोग जो लोग रहने वाले होते हैं उनकी होती है। ऐसे में हम लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग जो हमारे आसपास के परिवेश में जो लोग बाहर के आ रहे हैं, शरणार्थी हैं, उन लोगों के ऊपर भी हम लोग नजर रखें और शासन को अवगत कराते हैं। डॉक्टर अमीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने सुना
जाटव साहब का क्या कुछ कहना था। सोढी साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी अपने वक्तव्य यहाँ पर रखे। लेकिन सवाल ये है कि नस्लीय भेदभाव से शुरू हुई जो हिंसा थी वो अब धर्म पर आ गई है फ्रांस में। बात करें तो कई जगहों पर जो प्रदर्शनकारी थे वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए नजर आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शांत फ्रांस में कहीं ना कहीं अब ये साजिश की जो आग है उसको भड़काया जा रहा है? देखिए, सीधी सी बात है, वहाँ पर जो है नस्ल भेद का तो है कारण क्या है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आए हुए हैं या एशियन कंट्रीज के लोग जो वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे गोरे लोगों को बिल्कुल व्हाइट एंड ब्लैक का चक्कर है। वहाँ यही अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगा और यही कई कंट्रीज में मिलेगा। ये नस्लवाद का तो रहता है हिसाब किताब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनसे वामपंथी दलों को भी परेशानियां हैं। अब आप देखिए कि मैं जाटव साहब की बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात है कि हमें हर एक का ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसी का मदद करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा समय समय पर हमारे भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात की जाती है। ये जो बात है, मानव का उल्लंघन किया जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम हर एक को लेकर चलते हैं। हमेशा देखिए, हमने हमेशा लोगों को शरण भी दी है और उनकी सहायता भी की है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो फोर्स के हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के हो, जब भी हम इनको सहायता देते हैं, इन पे पूरा ध्यान रखना चाहिए और इनको हम उसी वक्त इनका आइडेंटिटी कार्ड बना के इमीडिएटली बॉर्डर पे ही दे दें और इनको एक लिमिटेड एरिया में विद प्रोडक्शन, यानी इनकी इंटेलिजेंस लगा के रखें। इनको हमने इस एरिया में रखा है कि कहीं से इधर उधर न जा सके। होता क्या है कि चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये एक जहर का काम करती है। एक ब्लड के अंदर जब जहर पहुंच जाता है तो अगर ब्लड निकाला जाएगा तो बॉडी मर जाएगी। इसलिए इसको बढ़ने न दिया जाए, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारा ठीक है, हम मानव अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में लोगों की सहायता भी करेंगे। लेकिन उनपे एक एक्स्ट्रा विजिलेंस होना चाहिए। इस बात से सोढी साहब भी एग्री करेंगे और जाटव साहब भी एग्री करेंगे। चाहे कोई गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट है उसकी बात है या पिछली गवर्नमेंट ने किया वो गलत किया, हमेशा इनका आइडेंटिफिकेशन रखना चाहिए और इनको बढ़ने का प्रचार और प्रसार जो है इनका ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो यही बात आ जाएगी जो आज फ्रांस में देखने को मिल रहा है। फ्रांस में इससे पहले कुरान शरीफ को भी फाड़ा गया है, जलाया गया, इसके वजह से भी नस्ली भेद थे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब वो वहाँ पर ताकतवर हुए हैं, ताकत वाले हो गए हैं, तो उनसे बराबरी की लड़ाई हो रही है, इसलिए लड़ाई हो रही है। अगर वो कमजोर होते जो आए थे तो वो वामपंथियों के साथ कमजोर होते तो उनको दबा लेती गवर्नमेंट, लेकिन अब दबाने का मौका नहीं है, बहुत ही ताकतवर हो चुके हैं। इसलिए हमें अपने देश को भी सोचना होगा और उन देशों को जो हालात हैं उनको भी गौर करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं के शरणार्थी हो। आप देखिए, हमारे बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान से भी आए हैं, कुछ पाकिस्तान से भी आए हैं, लेकिन हमें इनकी हमेशा इंटेलिजेंस रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास और उस क्रीज के हों। जी बिल्कुल। सोढी साहब, डॉक्टर अमीन ने तो तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर गिनाई, और लेकिन मेरा सवाल ये है कि विदेश मामलों की अगर हम बात करें, आप जानकार हैं, आप ज़्यादा समझ रखते हैं, आपसे समझना चाहूँगा मैं कि ऐसी स्थिति पहली बार तो नहीं है। अगर हम नस्लीय भेदभाव की बात करें तो नस्लीय भेदभाव से देशों को भी खासा नुकसान पहुंचता है। जिन देशों में ये नस्लीय भेदभाव जैसी स्थितियां हैं, चाहे वो फ्रांस की अभी हम बात कर लें या इससे पहले अमेरिका में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी, उन तमाम देशों को भी इसका खासा नुकसान होता है। उसके बावजूद ये जो नस्लीय भेदभाव है वो एक ऐसा वायरस बनकर आगे बढ़ता जा रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल साहिल जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो जातिवाद तो है ही है, जो इसके साथ एक और चीज है जो ये डेवलप्ड विकसित देशों में है, वो है व्हाइट सुपरमेसी या सफेद वर्चस्व। ये सफेद आदमी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई अफ्रीकन या एशियन जो कि काली या ब्राउन स्किन का है वो उनके देश में आके अच्छा कर रहा है, वहां पे एक नाम कमा रहा है, देश का नाम अच्छा कर रहा है। ये उनसे हजम नहीं होता है। ये भी जो 17 साल का नाहिल मारा गया, ये अल्जीरियन मूल का तो था, लेकिन वो फ्रांस का नागरिक था, और इस जो पुलिस ऑफिसर ने मारा इसको, ये उसकी छाती पे गोली मारी। मैं भी खुद यूनिफॉर्म में रहा हूं, फौज में रहा हूं, हमें सिखाया जाता है कि यदि कोई सिविलियन पे मारना हो जो आतंकवादी नहीं हो, जो दुश्मन नहीं हो,
तो उसके पैर पे मारो या उसके दाएं बाएं मारो। जब हम A2 सिविल अथॉरिटीज में जाते हैं और ऐसी एक स्थिति आती है, ये पुलिस ऑफिसर भी जब नायल भाग रहा था उसके दाएं बाएं मार सकता था, उसके पैर पे मार सकता था, लेकिन उसे जानबूझ के उसकी छाती पे मारा, ये जानते हुए कि वो मर जाएगा छाती पे जब गोली आएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये दो चीज साफ दर्शाती हैं, जातिवाद और सफेद वर्चस्व। और ये कई सफेद लोगों के दिल से ये चीज जा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने दशकों से शताब्दियों से दुनिया के कई देशों पे राज किया है। आज जब वो सोढी साहब, जिस तरीके से मेरा सवाल था कि जो स्थितियां यहां पर फ्रांस में इस वक्त देखने को मिल रही हैं और नस्लीय भेदभाव से ये हिंसा शुरू हुई थी, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हम इस चीज को देख चुके हैं और आपसे समझने की यही कोशिश है कि आखिर ये नस्लीय भेदभाव जो है इसको खत्म करने के लिए किसी तरह के प्रयास क्यों नहीं किए जाते हैं इन कंट्रीज में जहां पर ज्यादातर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। जब छोटी सी भी कोई घटना घटित होती है उसके बाद वो घटना इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि वहां पर लोगों को खासा परेशानी होती है, देशों को खासा नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें हैं वो बदलने का नाम नहीं ले रही। साहिल जी, आपका प्रश्न बहुत सही है और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये चीज विकसित देशों में इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जब वो जूनियर लेवल पे होते हैं, वो ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, वो ऐसे भाषण देते हैं, बयान देते हैं जिससे ये चीजें भड़कती हैं, और जब वो राष्ट्रपति बनते हैं या कोई बड़े मंत्री बनते हैं तब उनमें सडनली चेंज आ जाता है और वो यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन जो उन्होंने इतने साल ऐसे बयान दिए, जो उन्होंने लोगों को भड़काया, और ये पूरी जनता देखती है। देखिए, किसी भी देश के लिए जो उसके राजनेता होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो उनके मॉडल्स होते हैं। ये अब हर पॉलिटिकल पार्टी का फाइनल मकसद है इलेक्शन जीतना, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी देश को कमजोर करती है ऐसी बातों से, तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है एक ना एक दिन, जैसे हम फ्रांस में देख रहे हैं। तो जब तक पॉलिटिशियंस किसी भी देश के, जब वो अपने कैरियर में ऊपर जा रहे हैं, जब वो नीचे लेवल के पॉलिटिशियन हो, फिर वो स्टेट लेवल पे आते हैं, फिर वो नेशनल लेवल पे आते हैं, जब वो शुरू से ही अगर एक अच्छा रास्ता अपनाएं और ये जातिवाद, ये सफेद वर्चस्व चीजों में बिलीव ना करें, उसको प्रोपेगेट ना करें, तो उस देश के नागरिक भी वो चीज सीखने लगेंगे। रातों रात वो अगर सोचें कि मैं बड़े पद पे आ गया हूं और मैं ये चीज खत्म कर दूंगा, ये चीज रातों रात नहीं खत्म होती। इसको खत्म करने के लिए सालों लगते हैं, दशक लगते हैं। तो आज फ्रांस की जो गलती है वो सीधा उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर ब्लेम जाता है कि उन्होंने कभी ये चीज को दिल से खत्म करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए जातिवाद और सफेद वर्चस्व उन्होंने बढ़ाया। आज उसका खामियाजा फ्रांस भुगत रहा है। बिल्कुल छोटी साहब, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि ग्रास रूट लेवल से ही इन तमाम परेशानियों का समाधान निकालना होगा। रातों रात इस तरह की परेशानियों का हल यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता है। जाटव साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जाटव साहब, अगर हम बात करें भारत की, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है फ्रांस में, उसका भारत पर किस तरीके का असर पड़ेगा, और अगर असर नहीं भी पड़ता है तो क्या भारत इस तरीके की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार इस वक्त है? देखिए, फ्रांस में जो घटना हुई, उस प्रकार की घटनाएं भारत में मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वहां की पुलिस ने वो गोली मार करके और ये सब चीजें वहां पर, नहीं सर, हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें कि जिस तरीके की रोहिंग्याओं की अगर हम बात कर रहे हैं, चकमा शरणार्थियों की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं, हिंसक घटनाएं होती हैं, और उसके बाद अगर स्थितियां इस तरीके की होती हैं, तो हमें क्या सीख लेने की जरूरत नहीं है? क्या हमें पहले से तैयार नहीं रहना चाहिए इस तरीके की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए? देखिए, कहीं जब हालात इस प्रकार के हो जाते हैं, जैसे पूर्वी दिल्ली में हमने देखा है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए हुए थे, तो उस वक्त में हालात कुछ बने थे जी। तो पुलिस ने और जो सुरक्षा बलों ने अपना काम किया। तो यहाँ का जो सुरक्षा बल है वो इस काम में सक्षम है। हमें बात करने की जरूरत है कि आखिर ये स्थिति पैदा क्यों होती है। इनफैक्ट होता क्या है कि ये लोग हमारे बीच में रह कर के हमारे व्यापार पर काबिज होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इन्हें किसी प्रकार के प्रॉफिट और लॉस का विषय नहीं होता, ये कहीं भी बैठ करके काम करते। मान ले मैंने कोई होटल खोल रखा है, ठीक उस होटल के सामने
ये रेहड़ी लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं तो तमाम लोग जो है वो उसके वहां पर जाते हैं, तो हमारे व्यापार पर भी इफेक्ट पड़ता है। और वो व्यापारी जो है वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वहां ये हालात पैदा होते हैं। और ये देखा है हमने तमाम जगहों पर कि हमारे व्यापार को भी ये लोग इफेक्ट कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ की जो वामपंथी विचारधारा की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको पुष्ट करती है। मैंने पहले भी आपको कहा कि जब तक हम इनको अपने बीच में मौका देते रहेंगे तो हालात जो है हाँ, गंभीर अमीन होंगे। साहब आ रहा हूँ। ठीक है, आप शरणार्थी हैं, आपका देश में स्थिति ठीक हो जाने पर आप अपने देश में वापस जाओ। तब तक आपको भारत सरकार जो है वो शरण भी देगी और आवश्यकता के अनुरूप जो है तुम्हारे को खान पान भी देगी। मगर होता क्या है कि नए 9 या 10 साल के बीच में वो बच्चा जो 8-10 साल का होता है वो जवान हो चुका होता है, और उस वक्त में उसके दिमाग में जिस तरीके की बातें आती हैं, वो बातें जो है कहीं ना कहीं जो है समाज के अंदर कुरीतियां कहीं ना कहीं डेवलप होती है। ठीक। आज मैं देखता हूँ कि जो मैं अपना व्यक्तिगत एक तजुर्बा बता रहा हूँ कि हमारी कॉलोनी में जो कूड़ा बीनने के लिए जो बच्चे आते हैं, मतलब कलेक्शन करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबके सब की भाषाएं जो है वो उसी क्षेत्र की हैं जहाँ से ये लोग आए हुए हैं। सीधे तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वही लोग हैं, मगर हाँ, जो लोग इस कर्म काम से जुड़े हुए थे वो लोग नहीं है, और ना ही वो इनका पेशा है। मगर ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आकर के अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इन पर सब पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। सरकार जो है जहाँ तक रख रही है ठीक है, और भी इस पर सख्ती से निगरानी रखी जाए तो ठीक है। हम आने वाली जो फ्रांस जैसी स्थितियां पैदा ना हो उससे बच पाएंगे। ठीक और है। उसमें हम लोगों को आपस में निगरानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बाहर से जो भी व्यक्ति आएगा कहाँ तक आपको चोट पहुंचा सकता है, कहाँ तक आपको मुश्किलात पैदा कर सकता है, इस चीज को देखने की आवश्यकता है। उसकी जाति या धर्म है, वो मेरी जाति या धर्म से मेल खाता है, इस वजह से मैं उसको अपने आस पास रख लूं, बिल्कुल वो वहां पे कठिनाई पैदा होती। बिल्कुल। डॉक्टर अमीन। देखिए, मैं जाटव साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या है कि मानव अधिकारों का ये मामला है, और जहाँ तक शरणार्थियों की सवाल है, ये पूरे दुनिया में समस्या बनती जा रही है। अगर हम अपने देश में इनको शरण देते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बाद में ये ना कहें कि कूड़ा बिनने आते थे या ठेला लगाते हैं। हमने पहले ही कहा कि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को चतुर रहना चाहिए, चालाकी से काम करना चाहिए और विजिलेंस रहना चाहिए। जब भी वो हमारे बॉर्डर से एंट्री करते हैं, उनको कोई कार्ड देना चाहिए, और उनके जहाँ भी शरणार्थी शिविर हैं उनको मार्क करना चाहिए, और जो भी हम सहायता करें उनके कैंपों में जाके करें, वो हमारे यहाँ बाहर मिक्सअप ना हो। इस बात का हमें प्रावधान रखना होगा, वरना ये हमेशा मिक्स होते रहेंगे। और ये स्थिति में देखूंगा, और देखने वाली भी दुनिया में जो दिख रही है कि आगे चलते बहुत खतरनाक हो जाएगी। जो आज फ्रांस की बात है, हमारे इंडिया में भी हो सकती है। उसको बचाने के लिए ये हमारी जो एजेंसियां हैं उनको सतर्क रहना होगा। उनके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, उनके अंदर देशभक्ति होना चाहिए। अगर उन एजेंसी के अंदर देशभक्ति है और वो ईमानदारी से काम करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि एक चूहा भी बॉर्डर से हमारे अंदर आ सकता है इलीगली। और ये तो हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, सीधा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बॉर्डर पे हमें विजिलेंस रहना है और किसी तरह की लालच में नहीं पड़ना है। हमारे देश की अखंडता को बनाए रखना है, इसलिए उनको उसी तरह में रखा जाए और उनको विजिलेंस किया जाए, और जब उनका काम हो जाए तो उनको उनके देशों में वापस कर दिया जाए। लेकिन ये नहीं कि उनके कार्ड बनवा दीजिए। इसके लिए हमारे लोकल लीडर, हर पार्टी का, मैं कहूँगा हर पार्टी का लीडर इसके लिए जिम्मेदार है, और वो उनके कार्ड बनवाता है, आधार कार्ड बनवाता है। वो अपने आप बनवाने वाले नहीं है, इनके वर्कर्स बनवाते हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हो, चाहे रूलिंग के हो या अपोजिशन के। इनको ध्यान रखना होगा कि हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस गद्दारी को बचाने के लिए हमारे एजेंसियों को देखना होगा, हमारे देश के लोगों को देखना होगा। देश का सेवा भाव करिए, लेकिन मानवता कैसी करना चाहिए, लेकिन उन पे निगरानी बनाना हमारा काम है। हमने देश में विद्रोही न पैदा करें, ये स्थिति बड़ी भयावह होगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और एक बड़ा
बहुत ही अच्छा तर्क जो आपने यहाँ पर दिया कि ये जरूरी नहीं है कि फ्रांस में जो स्थिति है वो किसी और देश में नहीं हो सकती। फ्रांस ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन वहां पर हुई, और ऐसी घटना कभी भारत में भी हो सकती है। इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है और उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, मुश्किल हो गई वहाँ पर। हाँ, अमेरिका के अंदर मुश्किल हो गई है, बिल्कुल। हमारे देश की बात छोड़िए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देश को अंदरूनी रूप से कमजोर बनाती हैं। एक तरफ हम बॉर्डर पर सामने से जो दुश्मन है उससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर रहकर इस तरीके की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश को अंदरूनी रूप से कमजोर यहां पर करती हैं। सोढी साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल साहिल जी, मैं आपके साथ 100% मैं हामी भरता हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद है इलेक्शन जीतना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन देश को कमजोर करके इलेक्शन जीतना, ये मैं कहूंगा ये देश के साथ गद्दारी है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक इलेक्शन नहीं जीती तो क्या हुआ, वो दूसरा इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन जब ऐसी हरकतें होती है, और मैं डॉक्टर अमीन के साथ बिल्कुल हामी भरता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी में सत्ता में होती है तब वो कुछ और कहती है, जब विपक्ष में होती है तो कुछ और कहते हैं। ये हम 1947 से देखते आ रहे हैं, और यही कारण है कि आज भारत के अंदर भी इतने इमिग्रेंट्स हैं, उनके वोटर आई कार्ड बन गए हैं, उनके राशन कार्ड बन गए। ये पूरी एक मिली भगत मैं कहूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी की, और ये जो कार्रवाई है ये भारत को खोखला कर रही है। हम भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति बन के उभर चुका है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे अंदर भी इतने इमिग्रेंट्स हैं जो कि यहाँ के नहीं है, जिन्हें एक अवैध तरीके से उन्हें वोटर आई कार्ड बना देगा या उन्हें आधार कार्ड बना देगा। ये आने वाले वक्त में हमारे लिए दिक्कत पैदा करेंगे ही करेंगे। फ्रांस ने भी, जैसा भी किसी पैनलिस्ट ने सही कहा, फ्रांस ने भी कभी नहीं सोचा होगा जब वो लोगों को ले रहा था, लेकिन ये जो वारदात हुई है ये वारदात उनके एक नागरिक के साथ हुई है। और यहाँ पर मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा कि 1947 से हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे नागरिकों को पॉलिटिसाइज और पोलराइज करती आई है अपने इलेक्शन जीतने के लिए। और यही कारण है कि जब हम देखते हैं रॉयट्स होते हैं, कहीं पे रॉयट्स होते हैं, ये सब उसी का एक नतीजा होता है। जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी वहां पे रॉयट्स हो नहीं सकते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं ये आने वाले वक्त में और गहरी होंगी। भारत को एक सबक लेना होगा फ्रांस से। हमें कुछ कठिन और कठोर कदम लेने होंगे, जो हर पॉलिटिकल पार्टी को साथ आना चाहिए। जहां पे भारत की अंदरूनी या एक्सटर्नल सुरक्षा का बात है वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो भी अवैध तरीके से आए हैं उन्हें वापस भेजना चाहिए, अन्यथा आने वाले वक्त में भारत में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।